चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स। इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि जो अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट होता दिखाई देता है चैप्टर 8 में, जहां पर इसको वेव बताया गया है। और हमें पता है वेव तो स्ट्रेट लाइन होती नहीं है। सो इसका आंसर ये है कि इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। हम जानते हैं नैनोमीटर में उसका साइज है। सो इस सिचुएशन में लाइट को स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया जा सकता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच, बिकॉज उन दो पॉइंट्स के बीच करोड़ों लाइट वेव्स आ जाएंगी जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन पाथ को रे ऑफ लाइट बोलते हैं और इनके बंडल को बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। आगे बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई गई है जो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जानना जरूरी है। मिरर के सेंटर को पोल कहा जाता है और लेंस के केस में इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसी से सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट नेगेटिव होता है और अलोंग इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव। पोल से गुजरने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। इससे अपवर्ड हाइट को पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव माना जाता है। आगे मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव किया गया है। आपको पता होगा कि जिसमें केव बनती दिखाई देती है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इस पे जब पैरेक्सियल रेज यानी पैरेलल टू एक्सिस डाली जाती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट, इसीलिए कॉनकेव को कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ए प्लेन थ्रू फोकस नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको फोकल प्लेन बोलते हैं, जहां से सारी रिफ्लेक्टेड रेज पास होती हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस क्योंकि पहले आता है इसीलिए उसको कैपिटल एफ से दिखाया गया है। आगे शो किया गया है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच। इसको हम याद रखते हैं R2F से। इट मीन्स राइट टू फ्रीडम, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है। आगे मिरर इक्वेशन डिराइव की गई है। एक पॉइंट से निकलने वाली रेज अगर किसी दूसरे पॉइंट पर मीट करती हैं तो उस पॉइंट को इमेज कहा जाता है फर्स्ट पॉइंट का। अगर वो एक्चुअली कन्वर्ज करती हैं तो इसको रियल इमेज बोलते हैं। एंड इफ दे अपीयर टू डाइवर्ज देन इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, जैसा कि कन्वेक्स मिरर में अभी हमने देखा था। मिरर के सामने बनने वाली इमेज रियल होती है और पीछे बनने वाली वर्चुअल। सो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट टू पॉइंट कॉरेस्पोंडेंस बनती है उसको इमेज बोलते हैं। आगे कुछ इंसिडेंट्स बताए गए हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस ऑफ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ऐसे ही फोकस से पास होने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेज अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। एंड रेज इंसिडेंट एट पोल विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन के बराबर होगा उनके लिए। Figure 9.5 shows real image of object AB formed by concave mirror। यहां से हमें पता चलता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मीन्स उसकी हाइट नेगेटिव होगी। ऐसे ही वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी उसकी हाइट पॉजिटिव होगी। अब यहां पर आपको कुछ रूल्स पता लगते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में फॉर कॉनकेव मिरर। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनेगी और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड साइज की होगी। और फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गया जैसे यहां शॉन है तो फोकस और सी के बीच बनेगी एंड डिमिनिश्ड साइज की होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो यही इमेज बनेगी और सेम साइज की होगी। सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट है तो सी के पीछे बनेगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बनेगी और एक्सट्रीमली लार्ज साइज की बनेगी। एंड अभी तक के केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज थी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकस से भी आगे है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी लार्ज साइज की। ये आपको आगे भी दिखाया गया है। U पहले आता है अल्फाबेट्स में, इसीलिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U से और इमेज के डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं। आगे डेरिवेशन दिया है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको मिरर इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर मैग्निफिकेशन होती है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कितना मैग्निफाई करा है वो ये बताती है। इसी को -v/u की टर्म्स में भी लिख सकते हैं अगर हाइट्स को डिस्टेंस के साथ रिलेट करें तो।
पीछे रियल इन्वर्टेड इमेज बनाई थी कॉनकेव मिरर ने। यहाँ पर वर्चुअल इमेज दोनों मिरर्स कैसे बनाते हैं दिखाया है। कॉनकेव का तो हमने देखा था, अभी कन्वेक्स में सिर्फ दो ही केसेस होते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, एंड इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी है तो पोल और फोकस के बीच बनेगी। आगे है पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर का। फिगर 9.6 में कॉनकेव मिरर का लोअर हाफ कवर कर दिया जाए तो इमेज पे क्या असर पड़ेगा ऐसा पूछा है। तो याद रखिए कि इमेज यहाँ पर भी कंप्लीट ही बनेगी। जैसे जब किसी बड़े मिरर में आप नज़दीक से अपना फेस देखते हैं तो वही इमेज बनती है जैसे किसी छोटे मिरर में बनती। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी नज़दीक रखा है तो साइज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया हाफ होने की वजह से इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि यही एरिया डिसाइड करता है कि कितनी नंबर ऑफ रेज इमेज को बना रही हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मोबाइल फोन की मैग्निफिकेशन यूनिफॉर्म ना होने का रीजन पूछा है। सो ऑब्जेक्ट का बीसी पोर्शन क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज का साइज सेम होगा, एंड उसके आगे वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का बनेगा, ये भी देखा था अभी हमने। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया है एनसीईआरटी ने इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट 10 और 5 सेंटीमीटर दूर रखा है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। आपको इमेज का पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन पूछा है, तो फोकल लेंथ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। फिर मिरर इक्वेशन में v के लिए सॉल्व करें तो -30 सेंटीमीटर आ जाता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ c और f के बीच रखा है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जिसके मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आता है, ये पीछे आपको बताया गया था। नेक्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट फोकस से आगे है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक कार के मिरर से जॉगर रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड देखा जाता है, उसकी इमेज किस स्पीड से मूव करेगी ये पूछा है। सबसे पहले तो कार में कन्वेक्स मिरर होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसमें फोकस के पास इमेज बनती है तो ज्यादा क्लियर होती है। और स्पीड निकालने के लिए पहले आपको इमेज की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। v के लिए मिरर इक्वेशन को सॉल्व करें तो uf डिवाइड बाई u माइनस f आ जाता है, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है बिकॉज इट इज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब यहां से 39 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी 39/40 मीटर, और एक सेकंड बाद ये डिस्टेंस 34/35 मीटर रह जाएगी। बस इन दोनों का डिफरेंस ले तो एक सेकंड में कितना मूव किया हमें पता लग जाएगा। बाकी सब को सॉल्व करके आपको पता लगेगा कि इवन दो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है बट द इमेज इज एक्सिलरेटिंग। आगे रिफ्रैक्शन डिस्कस किया गया है। जब इंसिडेंट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ उस मीडियम में एंटर कर जाता है। नॉर्मल से वो जितना दूर गई है उसी को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। स्नेल ने लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन दिए थे जिनमें से पहला रिफ्लेक्शन के जैसा ही है लेकिन दूसरा यूनिक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू रिफ्रैक्शन एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के बराबर होता है। अब साइन में इन आता है तो उससे याद रखिए कि ये एन का इन्वर्स होता है, यानी साइन में इंसिडेंस पहले आ रहा है तो एन में दूसरा मीडियम पहले आएगा। एन जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है ये डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन जितना कर सकता है कोई मीडियम उसके बारे में बताता है, और ये सभी मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम आगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर हो जाएगा। If n21 is greater than 1 it means सेकेंड मीडियम का इंडेक्स ज्यादा है पहले से तो उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, एंड इसको स्नेल्स लॉ में आप पुट करके देख सकते हैं। इस केस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस से कम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ऑन द अदर हैंड अगर n21 1 से कम है देन रिफ्रैक्शन इंसिडेंस से ज्यादा हो जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से अवे बेंड करती है। इसको रेयर मीडियम कहा जाता है। आगे एक इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही बोलते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि कोई मीडियम कितना डेंस है ये इसी से पता लगता है। ये नॉर्मल डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम से अलग होता है, उसी को दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। टर्पेंटाइन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, वाइल मास डेंसिटी कम होती है। मास के स्टार्टिंग में m का उल्टा w होता है, इससे याद रखिए वाटर की मास डेंसिटी ज्यादा होगी। n1 to n21 का रिवर्स होता है, ये तो इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। इसके अलावा n3 to n31 और n12 की मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इनके फॉर्मूला एक्सपेंड करके आपको दिख जाएगा। आगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पे बेस्ड दो रिजल्ट्स डिस्कस करे हैं।
पहले में एक ग्लास स्लैब है जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, मीन्स I1 इज इक्वल टू R2। सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है जिसे यहाँ लेटरल शिफ्ट कहा गया है। दूसरे में पानी से भरे हुए एक टैंक का बॉटम हमें ऊंचा उठा दिखाई देता है। इसमें वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ये डेप्थ कम हुई है, इसीलिए अपैरेंट डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके रियल डेप्थ निकाली जाती है। नेक्स्ट वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो पार्टली सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्टली सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है। इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये फिगर 9.11 में दिखाया गया है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता रहता है, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यहाँ पर रे दोनों मीडियम के इंटरफेस के अलोंग ट्रैवल करती है, इसी को ग्रेजिंग बोलते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया जाए तो इसके बाद कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता और रेज सेम मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड एज अपैरेंट फ्रॉम नेम देयर विल बी नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के वैलिड होने के लिए साइन आई की एक अपर लिमिट यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है विच इज साइन आई सी, जिसके बाद ये वैलिड नहीं रहता, बिकॉज इसके बाद सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है एंड देयर इज नो रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर साइन आर साइन 90 यानी 1 के बराबर होता है, इसीलिए वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया स्नेल्स लॉ में। एंड दैट्स वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर 1/sin IC के बराबर होता है, यानी ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ये आप टेबल 9.1 में भी देख सकते हैं, जहां पर जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है क्रिटिकल एंगल कम हो रहा है। यहां पर वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, बस ये पता होना चाहिए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, फिर ग्लास आता है, देन डेंस ग्लास और सबसे ज्यादा डायमंड का होता है। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स एप्लीकेशंस। प्रिज्म्स में इसका इस्तेमाल होता है लाइट को 90 या 180 डिग्री बेंड करने के लिए। इमेजेस को इन्वर्ट करने के काम भी आता है विदाउट चेंजिंग साइज। बेसिकली 180 डिग्री बेंड कर देने से ही इमेज उल्टी हो जाती है। फर्स्ट 2 केसेस में क्रिटिकल एंगल 45 से कम होना चाहिए, क्योंकि रेज 45 डिग्री पे इंसिडेंट की जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के होने के लिए। तीसरे केस में एंगल नहीं बताया गया है, तो याद रखिए कि यहाँ इमेज सिंपली इन्वर्ट हो जाएगी। आगे ऑप्टिकल फाइबर में इसका इस्तेमाल किया जाता है फास्ट ट्रांसमिशन के लिए। ये एक कोर और क्लैडिंग से बनी होती है, जिसमें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग से, बिकॉज कोर यानी डेंसर मीडियम से क्लैडिंग यानी रेयर मीडियम में नहीं जाती है रे, बार बार उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड एज लाइट पाइप टू सी इंटरनल ऑर्गन्स लाइक एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। इसके अलावा डेकोरेटिव लैंप में भी इनका इस्तेमाल होता है। The main requirement in preparation of optical fiber is that there should be very little absorption of light as it travels long distances inside them. और क्वार्ट्ज में TRA आता है, तो लाइट के ट्रेवल करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे याद रखिए। आगे है रिफ्रैक्शन इट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंसेज। इसमें पहले स्फेरिकल सरफेस पे डिस्कस किया है, यहाँ पे आप डेरिवेशन स्किप करके बस ये फॉर्मूला याद रखिए। n2/v minus n1/u is equal to n2 minus n1/r। आगे एग्जाम्पल में इसका यूज बताया गया है। लाइट एयर से एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस पे फॉल करती है, जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर्स गिवन है। इमेज डिस्टेंस यानी v निकालना है। सो ऑब्जेक्ट लाइट डायरेक्शन के अपोजिट है, क्योंकि उसी से लाइट निकल के सरफेस तक जा रही है, इसीलिए नेगेटिव साइन है उसके डिस्टेंस में। बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है, v के लिए सॉल्व करेंगे तो प्लस 100 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। इट मीन्स इमेज इज 800 सेंटीमीटर इन डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास सरफेस। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, और यहाँ पर डबल कन्वेक्स लेंस के लिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि इससे डिजायर्ड फोकल लेंथ और सूटेबल रेडियाई ऑफ कर्वेचर के लेंस बनाए जाते हैं। 1/f is equal to refractive index minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। यहाँ पर डबल कन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है, और R2 नेगेटिव। कॉन्केव के केस में इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा और फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। ये हम मिरर के लिए भी देख चुके हैं, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव। इसके अलावा थीन लेंस फॉर्मूला भी होता है मिरर इक्वेशन के जैसे ही, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है।
और इसीलिए ही जहां हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जेंट बोलते थे यहाँ कॉन्केव लेंस डाइवर्जेंट हो जाता है एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, F सबसे पहले आता है और V सबसे पीछे। डबल कन्वेक्स या कॉन्केव लेंसेज के दो फोकस ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे ऑब्वियसली। इसमें से जो लाइट सोर्स के नजदीक है वो फर्स्ट होता है और दूसरे वाला सेकंड। और यहाँ पर भी मिरर वाले सेम इंसिडेंट्स बताए गए हैं। पैरेलल रेज दूसरे फोकस से पास करेगी। रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन, और फोकस से पास होने वाली रे पैरेलल हो जाएगी। आगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया गया है सेम एज मिरर, बस यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होगा। इसको ऐसे याद रखिए। एक V और U वाला फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं जिसमें मिरर और लेंस में अपोजिट साइन होता है, तो दूसरे में भी अपोजिट होगा। और वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है और रियल की नेगेटिव, ये तीसरे एग्जाम्पल में बताया गया था आपको। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पर एक मैजिशियन ग्लास लेंस बनाता है लिक्विड के टब में डिसअपियर होने के लिए। तो ऐसा करने के लिए ग्लास और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, क्योंकि अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम्स में ही ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पर रिफ्रैक्शन होने के कारण ही हम उन्हें देख पाते हैं। एंड ये कंडीशन लेंस मेकर फॉर्मूला में रखने पर फोकल लेंथ इन्फिनिट हो जाती है। एंड ये लिक्विड वाटर नहीं हो सकता क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है। इट माइट बी ग्लिसरीन। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ अ लेंस। ये मेजर होती है किसी भी लेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का। एक थोड़ी फोकल लेंथ वाला लेंस लाइट को ज्यादा बेंड करता है, ये आप इस फिगर से भी समझ सकते हो। और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है एंड कॉन्केव डाइवर्जिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। पावर is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam parallel to principal axis falling at unit distance from optical center। तो नीचे फोकल लेंथ आएगी फॉर्मूला में, ये हमें पता ही था, और ऊपर सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है वो यहाँ बता दिया। एंड इन दोनों ट्रायंगल की साइड से मिलके जो ट्राइनोमेट्रिक फंक्शन बनता है उसे tan थीटा ही बोलते हैं। When this distance is unity and angle is small then power becomes 1/f। SI यूनिट इसकी डायोप्ट्रा होती है which somehow matches optics work। It is positive for converging lens and negative for diverging। आगे पावर के साथ फोकल लेंथ एसोसिएट की गई है, ये अब आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में 0.5 मीटर फोकल लेंथ वाले लेंस की पावर पूछी है, तो सीधे 2 डायोप्ट्रा हो जाएगी। दूसरे में आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है डबल कन्वेक्स लेंस के ग्लास का, तो लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि R2 नेगेटिव होता है कन्वेक्स लेंस के केस में। n के लिए सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तीसरे में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर में गिवन है और वाटर में पूछी है, तो लेंस जब एयर में था तो n1 होगी 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। और जब वाटर में गया तो n1 हो गया 1.33, दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए, आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यहाँ पर पहला लेंस जो इमेज बनाता है वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है, और इंडिविजुअल फोकल लेंथ को जोड़ दे तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मिल जाती है। यही चीज पावर के लिए भी वैलिड है। वाले टोटल मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल्स का प्रोडक्ट होती है। ये m से मैग्निफिकेशन m से मल्टीप्लाई याद रखिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे बेस्ड एग्जाम्पल 8, जहां पर पोजीशन ऑफ इमेज हमें बतानी है। तो एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, बस पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी। यू विल फाइंड आउट दैट पहले ने 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनाई, दूसरे ने इंफिनिटी पे और तीसरे ने 30 सेंटीमीटर्स पे, विच इज द फाइनल इमेज। नेक्स्ट वी हैव रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। यहाँ पर इमेजेंट रे इंसिडेंट रे से जितनी डिविएट होती है उसी को एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। इसको डेल से डिनोट करते हैं। क्वाड्रिलैटरल AQNR में 2 एंगल्स राइट एंगल्स हैं वर्टिसेज Q एंड R पे, तो दूसरे बचे 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंड ट्राइंगल QNR के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई A के बराबर, और टोटल डिविएशन सम होती है दोनों फेसेस पर डिविएशन का। यहाँ पर I-R1 है पहले फेस से डिविएशन और E-R2 है दूसरे से। यहाँ पर A रिप्लेस कर दीजिए R1 प्लस R2 से, तो डेल की वैल्यू आ जाती है I प्लस E माइनस A। Figure 9.22 on next page shows the variation of angle of deviation with angle of incidence। जैसे जैसे इंसिडेंस इंक्रीज करता है, डिविएशन डिक्रीज होती हमें दिखाई देती है।
और मिनिमम डिविएशन पॉइंट के बाद फर्दर इंसिडेंस बढ़ाने पर डिविएशन बढ़ने लगती है। सो इन जनरल एनी वैल्यू ऑफ डेल कॉरेस्पॉन्ड्स टू टू वैल्यूज ऑफ आई एंड ई। ये इक्वेशन 9.35 से भी हमें क्लियर हो जाता है, जहां डेल सेम रहेगा आई और ई की वैल्यू एक्सचेंज कर देने पर भी। फिजिकली इट मीन्स दैट सेम एंगल ऑफ डिविएशन हमें मिल जाएगा पीछे जाने पर। मिनिमम डिविएशन के केस में रे इनसाइड प्रिज्म पैरेलल हो जाती है उसके बेस के, यानी पीछे जो फिगर आपको दिखाया गया है वो मिनिमम डिविएशन का ही है। हियर DM डिनोट मिनिमम डिविएशन, जहां पर आई ई के बराबर हो जाता है। इसका मतलब रे जिस एंगल पर आई थी उसी से निकल जाती है, तो इसीलिए मिनिमम डिविएशन हुई उसमें। इट इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू R2 ऑल्सो बिकॉज ये दोनों आई और ई से ही जुड़े हुए हैं। अब हमें पता है कि R1 प्लस R2 ए के बराबर होता है, तो यहां से मिनिमम डिविएशन के लिए R की वैल्यू आ गई a/2। ऐसे ही डेल की इक्वेशन से आई की वैल्यू आ जाती है a प्लस dm/2। अब इन दोनों का यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं प्रिज्म का साइन आई बाय साइन आर से। फॉर स्मॉल एंगल द साइन फंक्शन कैन बी ड्रॉप्ड और उस केस में dm आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए। इसी स्मॉल एंगल प्रिज्म को तीन प्रिज्म कहा जाता है और इसमें डिविएशन क्यों कम होती है ये भी आप समझ सकते हो। अगर मोटा प्रिज्म होता तो उसमें डिविएट करने के लिए मटेरियल ज्यादा प्रेजेंट होता है। आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, जिनमें सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है स्मॉल फोकल लेंथ का, क्योंकि स्मॉल फोकल लेंथ में पावर ज्यादा होती है। यूज करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट के एक फोकल लेंथ या उससे भी कम नजदीक ले जाया जाता है, और ऑब्जेक्ट जब फोकल लेंथ पे रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, एंड उससे भी कम डिस्टेंस पर रखा है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है इन्फिनिटी से नजदीक। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको बताया था, सेम यहां भी वैलिड होगा। जब इमेज नियर डिस्टेंस पर बनती है तो आई स्ट्रेन होता है, और इमेज जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तो मोस्ट सूटेबल होती है रिलैक्स्ड आई के देखने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर है। ये दोनों ही केसेज ऊपर फिगर में दिखाए गए हैं, एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा क्योंकि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है। आगे लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया है फॉर इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी। हम जानते हैं मैग्निफिकेशन एक लेंस के लिए V/U से दी जाती है, और यहां पर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए नियर डिस्टेंस और लेंस की फोकल लेंथ की टर्म्स में, तो 1/U लेंस फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इमेज डिस्टेंस जो कि d के बराबर है यहां पर नेगेटिव होगा, ये हमने अभी पीछे फिगर में देखा था। तो यहां मैग्निफिकेशन आ गई 1 + d/f, और d होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर, तो 6 मैग्निफिकेशन के लिए 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा। आगे इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन के लिए मैग्निफिकेशन निकाली गई है, ये आ जाती है d/f के बराबर, यानी 1 लेस देन व्हेन इमेज वाज एट नियर पॉइंट। ये बहुत स्मॉल डिफरेंस है मैग्निफिकेशन का, लेकिन व्यूइंग यहां पर ज्यादा कंफर्टेबल होती है, इसलिए ही आगे इंस्ट्रूमेंट्स में इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई अस्यूम की गई है। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लिमिटेड होती है, और ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए दो लेंसेस यूज किए जाते हैं जिसमें एक दूसरे के इफेक्ट को कंपाउंड कर रहा होता है, इसीलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के नियर वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और जो आइस के नजदीक है उसे आईपीस। ऑब्जेक्टिव रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज बनाता है जो आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है। इट फंक्शंस एज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड लार्ज वर्चुअल फाइनल इमेज बना देता है। इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज फॉर्म होने के लिए फर्स्ट इमेज आईपीस के फोकल लेंथ पर होनी चाहिए। आगे लीनियर मैग्निफिकेशन बताई गई है ऑब्जेक्टिव लेंस की। इट इज इक्वल टू L/FO। एल यहां पर डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्टिव के सेकंड और आईपीस के फर्स्ट फोकल पॉइंट के बीच। इसे ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। यहां पर H'/H इक्वल एंगल्स की वजह से L/FO के बराबर होता है, जो आपको मैग्निफिकेशन बताई गई है। आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन का सेम फॉर्मूला है, सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर इमेज फॉर्मेशन एट नियर पॉइंट एंड इन्फिनिटी। टू गेट टोटल मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल लेंसेज की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दी जाती है। सो लार्ज मैग्निफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव और आईपीस का फोकल लेंथ स्मॉल होना चाहिए और ट्यूब लेंथ लार्ज होनी चाहिए। आगे है टेलीस्कोप, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की मैग्निफिकेशन करता है। इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है आईपीस के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे होता है तो पैरेलल रेज आएंगी और ऑब्जेक्टिव के सेकंड फोकस पे रियल इमेज बना देगी।
ये आईपीस का फर्स्ट फोकस होता है तो वो यहाँ से फाइनल इन्वर्टेड इमेज बना देता है। इसलिए ही ट्यूब लेंथ यहाँ पर एग्जैक्टली FO प्लस FE के बराबर होती है। और मैग्निफिकेशन है FI डिवाइड बाई FE बिकॉज ऑब्जेक्टिव यहाँ पहले आता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मेन कंसीडरेशंस उसकी लाइट गैदरिंग पावर और रेजोल्यूशन या रिसॉल्विंग पावर होते हैं। ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करते हैं। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतने फैंटर ऑब्जेक्ट्स देखे जा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े और हैवी लेंसेज को हैंडल करना मुश्किल होता है और इनको बनाना काफी एक्सपेंसिव भी है। इसीलिए मॉडर्न टेलीस्कोप कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं लेंस की बजाय। इनको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कहा जाता है क्योंकि मिरर्स में रिफ्लेक्शन ही होता है और इनमें क्रोमैटिक एबरेशन भी नहीं होती क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं है जो लेंस के केस में होता है। और सिर्फ रिम के बजाय ये पूरे बैक सरफेस से सपोर्ट किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम जो इसके साथ हो सकती है वो ये कि ऑब्जेक्टिव मिरर टेलीस्कोप ट्यूब के अंदर लाइट फोकस करता है, तो आईपीस और ऑब्जर्वर वहीं प्रेजेंट होने चाहिए। ये माउंट पालोमर टेलीस्कोप में किया गया है जहां ऑब्जर्वर फोकल पॉइंट के पास एक स्मॉल केज में बैठता है। इसका एक बेहतर सॉल्यूशन है कि जो लाइट फोकस हो रही है उसे दूसरे मिरर की हेल्प से डिफ्लेक्ट कर दिया जाए। एक ऐसी ही अरेंजमेंट में कन्वेक्स सेकेंडरी मिरर लिया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर में होल के थ्रू लाइट पास करती है। इसको कैसेग्रेन टेलीस्कोप बोलते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि शॉर्ट टेलीस्कोप में ही लार्ज फोकल लेंथ मिल जाती है और यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है हमारी थियरी। अब हमें देखना है पॉइंट्स टू पॉन्डर। पहले पॉइंट में बताया है कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हर एक सरफेस पे वैलिड होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम जानते हैं कि रियल इमेज की लोकेशन पर अगर हम स्क्रीन रख दे तो इमेज हमें दिख जाती है, लेकिन अगर वहां से स्क्रीन हटा दी जाए तो क्या तब भी इमेज वहां मौजूद होगी? इसका आंसर है ऑफ कोर्स हाँ। रेज एक ऑब्जेक्ट से चल के स्पेस में एक इमेज पॉइंट पर कॉन्वर्ट करती हैं और वहीं से फिर डाइवर्ज होती हैं। एक स्क्रीन बस इन रेज को डिफ्यूज यानी स्प्रेड कर देती है, जिनमें से कुछ आपकी आंखों तक पहुंच जाती है और आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाता है। ये एयर में एक लेजर शो के दौरान भी देखा जा सकता है जहां हवा में इमेजेस बन रही होती हैं। आगे बताया गया है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एक गिवन पॉइंट से सारी रेज सेम इमेज पॉइंट पे पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होता एक इरेग्युलर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट लाइक पेज ऑफ ए बुक के केस में, इसीलिए आपको वहां अपनी इमेज दिखाई नहीं देती है। फोर्थ में बताया है कि थिक लेंसेज कलर्ड इमेजेस बनाते हैं डिस्पर्जन की वजह से। डिस्पर्जन बेसिकली स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होता है और ये वैरायटी ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हमें इसीलिए दिखते हैं क्योंकि लाइट जो उन पे पड़ती है उसमें वो सारे कलर्स मौजूद होते हैं। मोनोक्रोमैटिक यानी एक कलर की लाइट में हमें दुनिया अलग ही दिखाई देगी व्हाइट लाइट के कंपैरिजन में। और लास्टली ये बताया है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर साइज ऑब्जेक्ट और इमेज का सिम होता है, फिर भी ये मैग्निफिकेशन कर देता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को आंख के बहुत नजदीक रखा जाता है सो लार्ज एंगल सबटेंड हो जाता है। बिना माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट नजदीक रखने पर भी स्मॉल एंगल ही सबटेंड होता है। इससे आगे है एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। पहले क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर के सामने एक कैंडल रखी हुई है, उसकी इमेज डिस्टेंस आपसे पूछी है, तो मिरर इक्वेशन लगा के इसको फाइंड आउट करेंगे और इसका नेचर होगा रियल इन्वर्टेड क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखी है ऑब्जेक्ट। साइज इसका हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। लास्टली अगर कैंडल को मिरर की तरफ शिफ्ट किया जाए तो स्क्रीन को मिरर से दूर करना होगा। दूसरे क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और सेम चीजें आपसे पूछी है। यहां पर अगर नीडल को मिरर से दूर करा जाए तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी लेकिन फोकस से दूर नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तब भी सिर्फ फोकस पे ही इमेज बनती है, उससे आगे नहीं। तीसरे में रियल डेप्थ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स अपैरेंट डेप्थ लगाकर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो और नए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रियल हाइट से डिवाइड करके न्यू अपैरेंट डेप्थ पता लग जाएगी। इसको पुरानी अपैरेंट डेप्थ में से घटा दो तो शिफ्ट इन इमेज पता लग जाएगी। फोर्थ में पहले दो केसेस से आपको वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है स्नेल्स लॉ का यूज करके। मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये सीधा याद रखिए, वाटर का 1.3 होता है और ग्लास का 1.5। अब तीसरे केस में साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ओवर फर्स्ट करेंगे तो आपको साइन आर मिल जाएगा 0.6 के आसपास। 0.5 होता है साइन 30 तो उससे थोड़ा ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 80 सेंटीमीटर्स डेप्थ के वाटर टैंक के बॉटम में बल्ब लगा हुआ है, उसकी लाइट कितने सरफेस एरिया से बाहर आती है ऐसा आपसे पूछा है।
तो इसमें रेडियस ऑफ वाटर सरफेस का फॉर्मूला आपको याद रखना होता है h/√μ²-1। यहां से पाई आर स्क्वायर करके एरिया आ जाता है। सिक्स्थ में ए और डीएम आपको दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और जब प्रिज्म को वाटर में डाला जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। अब यहां से डीएम के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में डबल कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लग जाएगी। यहां पर ध्यान रखिए कि R2 नेगेटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नेक्स्ट में एक बीम पी पॉइंट पे कॉन्वर करता है। उसके रास्ते में 12 सेंटीमीटर पहले एक बार कन्वेक्स और दूसरी बार कॉन्केव लेंस रख दिया गया है। दोनों केसेस में इमेज कहां बनेगी ये बताना है। तो लेंस फॉर्मूला से UF/U+F इमेज डिस्टेंस आ जाता है। यहां ध्यान रखिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉन्केव लेंस कैसी इमेज बनाएगा बताना है। तो लेंस फॉर्मूला से हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे और मैग्निफिकेशन से, जो कि U/V होती है, लेंस के लिए इमेज साइज आ जाएगा। और कॉन्केव मिरर के जैसे ही यहां पर ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाने पर इमेज फोकस की तरफ जाएगी, लेकिन उससे आगे कभी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे इन्फिनिटी पे क्यों ना हो, इमेज मैक्सिमम फोकस पे ही बनती है। 10th क्वेश्चन में एक कन्वेक्स लेंस कॉन्केव के साथ कांटेक्ट में रखा है, तो इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यू विल फाइंड आउट कि वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बेस्ड है। ए पार्ट में नियर पॉइंट पर फाइनल इमेज फॉर्म होने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है और दूसरे में इन्फिनिटी पे, और इनकी मैग्नीफाइंग पावर यानी मैग्निफिकेशन भी पूछी है। तो पहले केस में लेंस फॉर्मूला यूज करके आईपीएस से वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम निकाल लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये दोनों के सेपरेशन में से घटाएं तो हमें ऑब्जेक्टिव से फाइनल इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी। अब इसको ऑब्जेक्टिव के लेंस फॉर्मूला में डाल के हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे और टोटल मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल लेंस की मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करके -20 आएगी। यहां पर पीछे एनसीईआरटी ने पॉजिटिव दी है, नेगेटिव जस्ट इंडिकेट दैट इमेज इज इन्वर्टेड, तो वो भी ठीक है। और बी पार्ट में इन्फिनिटी पे इमेज बनने के लिए आईपीएस से डिस्टेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। यहां से ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस आ जाएगा लेंसेस की सेपरेशन में से माइनस करके। आगे का प्रोसेस इसमें भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे है। नियर पॉइंट पर फाइनल इमेज फॉर्म होने के लिए दोनों लेंसेस की सेपरेशन क्या होनी चाहिए पूछा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेपरेशन VO+UE के बराबर होती है। क्वेश्चन में आपको V और FE गिवन है, तो उससे U आ जाएगा और FO एंड UO से VO आएगा यूजिंग लेंस इक्वेशन। और नियर पॉइंट की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हमने देखा ही था। नेक्स्ट है टेलीस्कोप पर एक आसान सा क्वेश्चन। FO/FE मैग्निफिकेशन होती है और FO+FE लेंथ टेलीस्कोप की, बस इतना की करना है। इसमें 14 के पार्ट ए में मैग्निफिकेशन पूछी है, तो अगेन यही फॉर्मूला लगेगा। और सेकंड में डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून पूछा है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट एंगल सबटेंडेड बाय मून ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस इज द सेम एज दैट सबटेंडेड ऑन मून बाय ऑब्जेक्टिव। सो एंगल सेम है तो साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए, तो यहां से डायमीटर ऑफ मून ऑन ऑब्जेक्टिव के लिए रिलेशन आपको मिल जाएगा। 15 में मिरर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स गिवन है जो थ्योरी में कवर कर लिए हैं हमने। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे ऑब्जेक्ट की कॉन्केव मिरर रियल इमेज बनाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये हमेशा डिमिनिश्ड साइज की और फोकस और पोल के बीच लोकेटेड होती है। एंड लास्टली, ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच रखा हो तब कॉन्केव में वर्चुअल लार्ज इमेज बनती है। 16 में एक स्मॉल पिन एक ग्लास स्लैब से देखने पर कितनी उठी हुई दिखाई देगी पूछा है। तो रियल थिकनेस ऑफ स्लैब में से अपैरेंट अगर निकालेंगे तो हमें शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पिन मिल जाएगी। 17 में एक पाइप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए इंसिडेंट एंगल्स की रेंज क्या होनी चाहिए पूछा है। तो पी पॉइंट पर TIR की कंडीशन हम निकाल लेंगे स्नेल्स लॉ की हेल्प से। यहां साइन IC की वैल्यू 0.85 आ रही है जो साइन 60 के बराबर होती है, और इस ट्राइंगल से फिर मैक्सिमम रिफ्रैक्टिंग एंगल आ जाएगा 30 डिग्रीज। इसके बाद हम यहां पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं टू गेट मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। तो फर्स्ट केस के लिए रेंज 0 से 60 डिग्री हो जाती है। सेकंड केस में आउटर कवरिंग हटा दी गई है, तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगाने पर साइन IC की वैल्यू हाफ से थोड़ा ज्यादा आएगी जो कि साइन 30 होता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा एंगल होगा।
यहां से आर मैक्स आ गया 53 डिग्री, और अगेंस्ट स्नेल्स लॉ से मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल आ जाता है 90 डिग्री। लेकिन यहां पर रेंज 0 से 90 नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी पीछे आंसर्स में बताती है कि लो लिमिट पाइप के डायमीटर और लेंथ से डिसाइड होती है। यहां पर कवरिंग हटाने से क्योंकि डायमीटर कम हो गया तो उससे लिमिट भी कम रह जाएगी। कितनी कम हो जाएगी ये आई मैक्स से नेक्स्ट एंगल आर मैक्स से याद रखिए। 18 में एक स्मॉल बल्ब की इमेज 3 सेंटीमीटर दूर दीवार पर बनाने के लिए मैक्सिमम कितनी फोकल लेंथ होगी कन्वेक्स लेंस की, ऐसा पूछा है। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज बनाने के लिए वो 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होना चाहिए। यहां से टोटल डिस्टेंस आ जाता है 4f के बराबर। इसको वॉल के डिस्टेंस से इक्वेट करके हम फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। 19 एक टिपिकल क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड। यहां हमें ये फॉर्मूला याद रखना होता है फोकल लेंथ के लिए। कैपिटल D here is screen distance while small d is separation of images। क्वेश्चन नंबर 20 में 10th क्वेश्चन से रेफरेंस लिया गया है। इसमें पार्ट ए में अगर कन्वेक्स लेंस पे पहले लाइट डाली जाए तो कम दूरी पे इमेज बनेगी और कॉन्केव पे डाला जाए तो ज्यादा, क्योंकि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस होता है और क्योंकि दोनों साइड से लाइट डालने पर अलग अलग डिस्टेंस आती है, इसीलिए इफेक्टिव फोकल लेंथ का नोशन यहाँ यूजफुल नहीं है। पार्ट बी में कन्वेक्स लेंस से आपको डिस्टेंस दिया है, यहां से लेंस फॉर्मूला लगाकर इमेज डिस्टेंस आ रहा है 120 सेंटीमीटर्स, और फिर V/U से मैग्निफिकेशन 3 आ जाएगी। कॉन्केव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 112 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों लेंसेज की सेपरेशन 8 सेंटीमीटर्स आपको दी है। यहां से फिर लेंस इक्वेशन से इमेज डिस्टेंस आ जाएगी और मैग्निफिकेशन निकाल कर पीछे वाली में ऐड किया तो नेट मैग्निफिकेशन आ जाएगी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है, मैग्निफिकेशन से उसको मल्टीप्लाई करके इमेज साइज आ जाएगा। 21 में एक प्रिज्म के दूसरे फेस पर TIR हो जाए उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। तो इसके दूसरे फेस पर TIR होने के लिए क्रिटिकल एंगल हम निकाल लेंगे स्नेल्स लॉ की हेल्प से। साइन IC 1/√2 से थोड़ा छोटा है, जो कि साइन 45 होता है, तो उससे थोड़ी छोटी एंगल होगी। इससे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। इसको पहले फेस पर स्नेल्स लॉ में अप्लाई करके हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। यहां पर साइन 19 की वैल्यू हम साइन 30 और 15 का एवरेज करके निकाल सकते हैं। 22 एक कार्ड शीट को देखा जा रहा है कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से। यहां पर एक करेक्शन है एनसीईआरटी में, फोकल लेंथ 9 की जगह 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मैग्निफिकेशन पूछी है पहले पार्ट में, जिसके लिए हमें V लेंस फॉर्मूला से मिलेगा और V/U से फिर 10 मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अभी ये लीनियर मैग्निफिकेशन मिली है हमें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो एरियल मैग्निफिकेशन आ जाएगा, जिसको फिर ऑब्जेक्ट के एरिया से मल्टीप्लाई करके इमेज का एरिया मिल जाएगा। पार्ट बी में एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछी है, जिसको मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। अगले पार्ट में इसको डिफाइन किया गया है D/U से। तो ऐसे 2.8 हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पार्ट सी में यही पूछा है कि क्या मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इक्वल आए हैं, तो इसका आंसर है नो। एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है रेशियो ऑफ एंगुलर साइज ऑफ इमेज टू एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। तो मैग्निफिकेशन है V/U और एंगुलर मैग्निफिकेशन है 25/U, और इनकी वैल्यू बराबर तभी हो सकती है जब इमेज नियर पॉइंट पर लोकेटेड हो। 23rd के पार्ट ए में पूछा है लेंस को कहां होल्ड करना चाहिए मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के साथ देखने के लिए। तो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है जब इमेज नियर पॉइंट पर बनती है, तो भी यहां हो गया 25 सेंटीमीटर्स और F आपको क्वेश्चन में दिया था, तो यहां से U आ जाएगा। और आगे फिर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम होगी, क्योंकि इमेज नियर पॉइंट पर बन रही है। आगे 24 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए वर्चुअल इमेज का जो एरिया आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो एरियल मैग्निफिकेशन लीनियर का तो स्क्वायर होती ही है, साथ में उसका बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट। यहां से हमें लीनियर मैग्निफिकेशन मिली 2.5, इसको V/U के इक्वल रखा तो V आ गया 2.5U के बराबर। फिर लेंस फॉर्मूला से U आ जाता है -6 सेंटीमीटर। इसको V के रिलेशन में रखने पर इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आता है, जो कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी नियर पॉइंट से कम है। सो कैनॉट बी सीन बाय आई डिस्टिंक्टली। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें स्टेटमेंट्स के रीजंस बताने हैं। पहले में पूछा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्निफिकेशन करता कैसे है जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम एंगल सबटेंड करते हैं आइस पे। तो इसका रीजन ये है कि मैग्नीफायर के बिना हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से नजदीक नहीं ला सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जितना पास होगा उसका एंगुलर साइज उतना बड़ा होता है।
दूसरे में मैग्नीफाइंग ग्लास से आंख दूर ले जाने पर क्या एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज होता है ऐसा पूछा है। तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा ये, क्योंकि आई अगर दूर की गई है तो उस पे एंगल सबटेंडेड कम हो जाएगा। और इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज जो आई पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो भी इक्वल नहीं होगा, तभी तो मैग्निफिकेशन कम हो रही है। तीसरे में हमें पता है कि मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की इनवर्सली रिलेटेड टू फोकल लेंथ होती है, तो छोटी से छोटी फोकल लेंथ क्यों नहीं की जाती ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए। पहली बात तो इतनी छोटी फोकल लेंथ का लेंस ग्राइंड कर पाना मुश्किल होता है, और दूसरा फोकल लेंथ कम करने पर अबेरेशंस बढ़ जाते हैं, इसका मतलब लेंस क्लियर इमेजेस नहीं बना पाता। डी में पूछा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंसेज की छोटी फोकल लेंथ क्यों होनी चाहिए। ये अभी ऊपर देखा ही था, इससे मैग्निफिकेशन ज्यादा आती है। और लास्ट में पूछा है कि क्यों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आइस को आईपीस के ऊपर नहीं बल्कि थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए बेस्ट व्यू के लिए। तो आई पीस में ऑब्जेक्टिव की इमेज को आई रिंग कहा जाता है, जिससे ऑब्जेक्टिव से रिफ्रैक्ट करी हुई सारी रेज जाती हैं। अगर आई पीस के बहुत नजदीक आइस को ले जाया जाएगा तो सारी लाइट रेज कलेक्ट नहीं हो पाएंगी और फील्ड ऑफ व्यू भी कम हो जाएगा। सारी रेज को कलेक्ट करने के लिए आइज आई रिंग के ऊपर होनी चाहिए और प्यूपल का एरिया आई रिंग के बराबर होना चाहिए। लोकेशन ऑफ आई रिंग ऑब्जेक्टिव और आई पीस की सेपरेशन पे डिपेंड करती है। 26 में 30x एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए पूछा है। क्योंकि मैग्निफिकेशन मैक्सिमम नियर पॉइंट पर ही होती है तो उसी को कंसिडर करते हुए आई पीस की आ जाएगी 1+d/fe से 6। और अब ऑब्जेक्टिव की इंटू आई पीस की टोटल मैग्निफिकेशन के बराबर रखो तो यहां से ऑब्जेक्टिव की आ गई 5। अब इसको v/u से रिलेट करके v 5 टाइम्स uo कर लो और लेंस फॉर्मूला से uo मिल जाएगा, फिर 5 टाइम्स uo से vo और मैग्निफिकेशन के v/u से ही आई पीस का वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस तो नियर पॉइंट है ही और लेंसेज की सेपरेशन vo प्लस ue होती है, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट 27 में टेलीस्कोप की इन्फिनिटी पर इमेज बनने में मैग्निफिकेशन होती है FO/FE और नियर पॉइंट पे बनने पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से थोड़ा अलग होती है। यहां पर एनसीईआरटी ने गलती करी हुई है, ब्रैकेट के अंदर 1+FE/d होता है, उसी से ये आंसर आएगा। आगे 28 में सेपरेशन ऑफ लेंसेज पूछी है, हम जानते हैं FO+FE होती है। बी पार्ट मून वाले क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है। सी पार्ट में आई पीस की मैग्निफिकेशन 1+d/FE ली गई है, जबकि पिछले क्वेश्चन में FE/d ली गई थी। ये थोड़ी कंफ्यूजन है एनसीईआरटी में। इसको हाइट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल इमेज हाइट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 कैसेग्रेन टेलीस्कोप पर बेस्ड है। फाइनल इमेज की लोकेशन पूछी है, तो इसमें लार्ज कॉन्केव मिरर से फॉर्म हुई इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी स्मॉल कन्वेक्स मिरर के लिए। इन्फिनिटी से रेज लार्ज मिरर के फोकस पर इमेज बनाएगी, जहां से हम ये सेपरेशन माइनस कर दे तो स्मॉल मिरर से डिस्टेंस मिल जाएगा। बस अब मिरर फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। 30 क्वेश्चन में लाइट एक मिरर से टकरा कर अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। जब मिरर को 3.5 डिग्री घुमाया जाता है तो रिफ्लेक्टेड स्पॉट की डिस्प्लेसमेंट पूछी है। यहां पर यह कॉन्सेप्ट लगता है कि मिरर का एंगल थीटा चेंज कर देने से रे ऑफ लाइट का एंगल टू थीटा चेंज होगा। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर होता है तो वहां दो एंगल आ जाते हैं सेम। तो यहां पर d/1.5 tan 7 के बराबर हो गया और tan 7 की वैल्यू हम पता करेंगे 30 यानी 1/√3 के आधे का आधा करके। यहां से अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर्स आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। नीट में अगर डायरेक्ट आ जाए उसके लिए याद रखिए कि ये लिक्विड वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं 1.33 होता है। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स रे ऑप्टिक्स के। पहले क्वेश्चन में इंसिडेंट रे प्रिज्म के दूसरे फेस से नॉर्मली निकल जाती है तो एंगल ऑफ इमेजेंस और सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन का सम होता है तो यहां से R1 = A होगा। अब पहले फेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो स्मॉल एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ रही है μA के बराबर। क्वेश्चन से पुट कीजिए, सही ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन में ग्लास स्लैब के एक साइड से व्हाइट लाइट डाली गई है, दूसरी साइड से कौन सा कलर सबसे पहले आएगा ये बताना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली रिलेटेड होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के। इसको ऐसे याद रखिए, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसको रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड कर पाना उतना मुश्किल होगा।
तो यहाँ से वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ गई, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेट की होती है तो वही सबसे फास्ट होगा और सबसे पहले निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के 4th एग्जाम्पल पे बेस्ड है, जहां आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट के कांस्टेंट स्पीड से मूव करने पर भी इमेज एक्सेलरेटेड होती है। इनफैक्ट ये एक्सीलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी चेंज करता रहता है। इस इमेज से जर्क वर्ड याद रखिए। जर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, और इमेज लेंस से दूर जाएगी ये तो हमें पता ही है क्योंकि कन्वर्जिंग होता है कन्वेक्स लेंस विच इज लाइक कॉन्केव मिरर, जिसके ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशन हमने थ्योरी में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनबो से है, जो कि नए सिलेबस से हटा दिया गया है। इसको ऐसे याद रखिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो मिलकर एक कंप्लीट सर्किल बना लेते हैं, इसीलिए एरोप्लेन से हमें रेनबो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 कलर सोर्सेज आपको दिए हैं, जिनमें येलो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, और हमें पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेंसिटी रेयर मीडियम में होता है। येलो से आगे वाली ऑरेंज और रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वो सीधे निकल जाएंगी, और पहले वाली वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें ब्लू का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया है, जिसका फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। 7 में रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि एक यही रिफ्लेक्शन का टाइप हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। 8 में PQ रे कहाँ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद ये बताना है। सो फोकस से पास्ट रे कॉन्केव मिरर में पैरेलल हो जाती है, ये हमने देखा हुआ है, तो भी सही आंसर होना चाहिए। 9 में आपको बता दिया गया है कि टर्पेंटाइन ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, वाटर से नहीं भी बताया होता तो थियरी में हमने याद करा हुआ है। तो इनमें से सही रे आपको सिलेक्ट करनी है। सिर्फ दूसरी ही इनमें सही है क्योंकि उसमें पहले नॉर्मल की तरफ जा रही है रे टर्पेंटाइन के डेंसर होने की वजह से, और अगले में नॉर्मल से दूर वाटर के रेयर मीडियम होने से। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन उस 4th एग्जाम्पल पर बेस्ड है। यहाँ पर मिरर में इमेज की स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, यानी उसमें एक्सीलरेशन होगा। और लास्ट क्वेश्चन नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जब रे एयर से इस मीडियम में जाएगी तो एंगल भी नेगेटिव होना चाहिए, जो कि बस फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। सो चैप्टर रे ऑप्टिक्स करीब 25 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके पास्ट 6 ईयर्स नीट के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर कर देने पर इमेज की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी ये बताना है। तो मिरर इक्वेशन लगाकर हम पहले और बाद की इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिनका डिफरेंस आता है 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 से रिपीट किया है। यहाँ पर फर्स्ट फेज पर स्नेल्स लॉ लगाने पर हमें इंसिडेंस एंगल 45 मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको रेफरेंस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के पैराग्राफ में मिल जाएगा। ज्यादा रेजोल्यूशन के लिए लार्ज डायमीटर का ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, और इसकी मैग्निफिकेशन f/fe से दी जाती है, मतलब ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वी कन्वेक्स लेंसेज की फोकल लेंथ स्मॉल f है और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f1 दी गई है। ये फिगर में प्लेनो कन्वेक्स बना दिया है, मैंने गलती से इक्वी कन्वेक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, दोनों साइड से इक्वल। यहां से f1 स्मॉल f/2 के बराबर हो जाता है, और जब इनके बीच ग्लिसरीन डाला जाता है तो वहां इक्वी कॉन्केव लेंस बन जाता है, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसको दोनों इक्वी कन्वेक्स की फोकल लेंथ में से जब माइनस करेंगे तो f2 स्मॉल f के बराबर हो जाएगा। दोनों का रेशियो लेंगे तो सेकंड विल बी राइट 1। अगला सवाल रेनबो पर है, जो पहले एनसीईआरटी में होता था। रेनबो को देखने के लिए आपकी बैक सन की तरफ होनी चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पैराग्राफ से सॉल्व होगा। 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 में भी पूछा जा चुका है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेंस को काटने पर फोकल लेंथ सेम रहती है तो पावर भी सेम रहेगी, क्योंकि वो 1/f से ही दी जाती है। बेसिकली ये लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड होता है। एक्सिस के अलोंग काटने पर क्योंकि दोनों पार्ट्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहती है तो फोकल लेंथ भी सेम रहेगी, जबकि वर्टिकली काटने पर दूसरे पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाती है तो वहां से फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी लेंस मेकर फॉर्मूला से होगा।
डबल कॉन्वेक्स लेंस का एक रेडियस दूसरे का डबल बताया है, आपको इन दोनों की वैल्यू पता करनी है। तो बस ये ध्यान रखिए कि दूसरी आर नेगेटिव होती है कन्वेक्स लेंस की, आपको 2r मिल जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला से, उसका हाफ होगा r। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार पहले आ चुका है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन भी यही है। प्रिज्म में से नॉर्मली निकलने वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस म्यू ए के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के 6th एग्जाम्पल से है जो कि एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.61 लैम्डा अपॉन आर से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पलर के दूसरे क्वेश्चन पर बेस्ड है, जहां मैंने बताया है कि मीडियम में वेलोसिटी c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो यहां से थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर से 1.5 दूर ऑब्जेक्ट रखा है, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2f बनेगी, जो कि सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर 10 डायोप्टर दी है, तो फोकल लेंथ 1 अपॉन पावर यानी 10 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। यहां से लेंस मेकर फॉर्मूला से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं 3/2। क्वेश्चन नंबर 14 2018 के थर्ड क्वेश्चन से रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ इमेजेंस बतानी है। यहां पर सेकंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाने पर हमें साइन ई मिल जाएगा √3/2 जो कि साइन 60 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में कन्वेक्स लेंस के आगे कॉन्केव लेंस रखा हुआ है। एक पैरेलल बीम कॉन्वेक्स से होके कॉन्केव में से भी पैरेलल ही निकल जाती है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस आपको बताना है। इसमें कॉन्केव लेंस कन्वेक्स की फोकल लेंथ से भी पहले रखा होना चाहिए, क्योंकि इससे दूर अगर वो रखा होता तो कॉन्केव उससे ऐसे कुछ डाइवर्ज कर देता। सो 20 सेंटीमीटर से कम सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से 60 सेंटीमीटर आगे इमेज बनेगी, जो कि मिरर से 20 सेंटीमीटर आगे है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट वन। 18 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ से। फिर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे में एंगल आ जाता है 90 डिग्री। 19 में डेंसर और रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थ्योरी में आपको बताया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली रिलेटेड होता है, ये एग्जाम्पल के सेकंड क्वेश्चन में। सो रेयर अपॉन डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो डेंसर अपॉन रेयर वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। तो यहां से क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स ऑफ 3/4 यानी 0.75 आ जाता है। नेक्स्ट में लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकल लेंथ आ जाएगी और फिर 1 अपॉन f से पावर 21 में कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, दो कन्वेक्स लेंस के बीच फंसा हुआ है। इनकी नेट फोकल लेंथ निकालकर 1 अपॉन f कर देने पर पावर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बीम ऑफ लाइट को स्लैब के बैक सरफेस से वापस जाने में कितना टाइम लगेगा पूछा है। यहां पर स्लैब की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो गया। इसको वेलोसिटी इन स्लैब से डिवाइड कर दे तो हमें टाइम डिले मिल जाएगा। अगला सवाल अगेन रेनबो पर है। सेकेंडरी रेनबो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनता है और प्राइमरी 1 से। बस इतना याद रखिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेलीस्कोप से है, जिसके सी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि इमेज डिमिनिश्ड बनती है। ये गलत होगा, क्योंकि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों में लार्ज इमेज बनती है, ये थ्योरी में हमने देखा था। और ये बाकी तीनों ऑप्शंस में है, तो फर्स्ट सही होना चाहिए। 25 में 3 मीडियम्स से बना हुआ कन्वेक्स लेंस दिया गया है, तो इसमें 3 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण रे को 3 डिफरेंट लोकेशंस पर रिफ्रैक्ट किया जाएगा, तो इसीलिए 3 इमेजेस यहां पर बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एग्जाम्पलर के सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड, और स्पीड का फॉर्मूला रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की टर्म्स में पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था। यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जैसे 3 क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और उसके बाद 2018 का दूसरा क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन ऑफ 2020 एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन में इमेजेंस 0 करके इंसिडेंस पूछी है, और यहां इंसिडेंस एंगल 0 करके इमेजेंस। आंसर इन सभी क्वेश्चंस में सेम ही होगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां पर फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर के 4th क्वेश्चन जैसा है। ग्रीन लाइट अगर क्रिटिकल एंगल पे फॉल कर रही है, तो इसके ऊपर वाले कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और उनमें इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस से x डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज बनानी है।
जो तभी होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f पर रखा हो। तो x बराबर 2f से यहाँ fx/2 के इक्वल हो जाता है। 30 क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन नंबर 19 जैसा है। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल डेंसर और रेयर मीडियम के वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही होगा। 31 में कन्वेक्स और कॉन्केव की फोकल लेंथ क्योंकि अपोजिट होती है तो 1/f इक्विवेलेंट 0 के बराबर होगा। यहाँ से f इंफिनिटी हो गया। यही क्वेश्चन 2006 में भी आया था। लास्ट क्वेश्चन में इक्वी कन्वेक्स लेंस दो प्लेनो कॉन्केव लेंस के बीच रखा है। लेंस मेकर फॉर्मूला से दोनों की फोकल लेंथ के फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाले तो -100 सेंटीमीटर आ जाती है।